ठीक है, इलास्टिसिटी हम पढ़ाने आ रहे हैं। ठीक है, आज का टॉपिक इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी समझ लेते हैं क्या होता है। इलास्टिसिटी क्या है? इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डिफॉर्म व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। तो बाद में ठीक है। इलास्टिसिटी क्या है? इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डिफॉर्म व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। तो जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट कोई है, ठीक, उसके अंदर एक हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है अपने, हर ऑब्जेक्ट में एक इलास्टिसिटी पाई जाती है, मतलब अपने पुराने रूप में वापस आने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक, जो प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट डिफॉर्म व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। जब कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, उसका क्या शेप, वो साइज क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। ठीक, अपने जो फॉर्म मतलब उसका रूप स्वरूप, ठीक है, डिफॉर्म मतलब उसका रूप बिगड़ जाना या बदल जाना, डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, जब फोर्स अप्लाई किया था, जब फोर्स इज अप्लाइड एंड टू रिटर्न इस ओरिजिनल शेप, अपने ओरिजिनल शेप में जब वापस आ जाता है तो उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, और जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर लिया जाता है तब जब फोर्स लगाते हैं तो उसका डिफॉर्म हो जाता है, रूप बदल जाता है, और उसके बाद जब फोर्स रिमूव कर लेते तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो वो होता है इलास्टिसिटी। उसका एग्जांपल हो गया रबर बैंड, स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग जो पेन में भी पड़ी होती है वो स्प्रिंग थी। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? इसका मतलब जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, उसका रूप डिफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है परमानेंटली, तो उसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, किसी की कोई ज़्यादा इलास्टिक होता है, कोई कम इलास्टिक होता है। ठीक, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके मॉलिक्यूल कितने पास हैं, ठीक, और कितने दूर दूर हैं। जैसे आपको पता है पानी के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और लोहे के, लकड़ी के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, इसीलिए वो सॉलिड है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए वो गैस फॉर्म में रहता है। ठीक है, हुक्स लॉ जो था, जिसमें कहता था एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स कॉजिंग इट प्रोवाइडेड दैट द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल इज नॉट एक्सीडेड। एक लिमिट के अंदर जब किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को एक लिमिट के अंदर खींचा जाए, ठीक है, ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल। जो फोर्स लगाया जा रहा है उसके प्रोपोर्शनल क्या होगा, उसका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब उसका बदला हुआ स्वरूप। ठीक है, जैसे हम स्प्रिंग से कोई 5 किलो का वजन लटकाएं, ठीक है, जैसे स्प्रिंग केबल लगी हुई है ऊपर, बेस से जुड़ी हुई है स्प्रिंग। ठीक है, अभी तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। ठीक, जब उसमें कोई 5 किलो का 10 किलो का वेट लगाएंगे तो उसका एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन मतलब खिंचाव। ठीक, तो उसकी बढ़ी हुई लंबाई और उस पर लगाया हुआ फोर्स वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मतलब वजन बढ़ाने पे एक्सटेंशन क्या होगा, बढ़ेगा। जितना ज़्यादा वजन बढ़ाएंगे स्प्रिंग उतनी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक लिमिट के अंदर तब वो हुक्स लॉ वहाँ पे काम करेगा। अगर ज़रूरत स्प्रिंग की, जो स्प्रिंग के अंदर वो उसका होता है ना, हर उसकी एक लिमिट होगी ना, स्प्रिंग की खींचने की भी एक लिमिट होगी। उस लिमिट की अगर लिमिट से ज़्यादा वजन उसमें हम लटका देंगे तो वो वहाँ पर हुक्स का लॉ, ये जो हुक्स का लॉ है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्सटेंशन के। ठीक है, वो हुक्स लॉ वहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नॉट एक्सीडेड। जो उसकी इलास्टिसिटी एक लिमिट तक किसी चीज़ की होती है ना, रबड़ भी एक लिमिट तक खींचता है, उसके बाद टूट जाता है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, ये हो गया हुक्स लॉ में, सिंपल सी बात है। एक्सटेंशन क्या होता है, व्हेन अ फोर्स, ये जो एक्सटेंशन लिखा हुआ है यहाँ पर, वो एक्सटेंशन क्या होता है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इट चेंजेस द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, द चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड एक्सटेंशन। जब कोई लंबी वस्तु
जैसे क्या हो गया, कोई स्प्रिंग लंबी होती है, लंबाई में कोई रबर बैंड हो गया लंबा, ठीक, वो लंबाई में खींचेगा ना, जब भी उसमें वेट हम बांधेंगे तो लंबाई में खींचेगा, चौड़ाई में तो खींचेगा नहीं, तो उसको एक्सटेंशन बोला गया। लंबाई में कोई चीज़ खींच रही है तो एक्सटेंशन बोला जाता है, ठीक। जैसे किसी की डेट दी जाती है, वो डेट बढ़ गई, कहते हैं एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गए, कोई चीज़ एक्सटेंड हो गई मतलब बढ़ गई, आगे हो गई, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? द ग्रेटेस्ट फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू द इलास्टिक बॉडी विदाउट कॉजिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन। एक ऐसी लिमिट, एक ऐसा पॉइंट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट क्या होती है? एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद वो डिफॉर्म हो जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा। उसके पहले तक हम जैसे एक स्प्रिंग पे हम मैक्सिमम 50 किलो तक बांध सकते हैं, लेकिन अब उस पर 49 किलो बांध रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका लिमिट हो गया। फिर 50 किलो ज़्यादा हो जाएगा तो वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक, तो वो उसकी क्या है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उसको बोला गया है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक। तो हुक्स लॉ सिंपल था, फोर्स जो होगा प्रोपोर्शनल किसके होगा? लगाया वो एक्सटेंशन के, जितना फोर्स लग रहा है उतना एक्सटेंशन बढ़ेगा। फोर्स बढ़ाने पे स्प्रिंग या उसकी रबर बैंड उसकी लंबाई एक्सटेंड होगी, वही है, ठीक है, बढ़ाने पे बढ़ेगा। दिस इज द फोर्स अप्लाइड, एन जो लिखा है, एन इसलिए लिखा है क्योंकि न्यूटन, एन का मतलब न्यूटन हो गया फोर्स का, ठीक है। तो दिस इज द फोर्स, फोर्स होगा प्रोपोर्शनल टू ई बोला जा रहा है एक्सटेंशन को। ई किसको बोला जा रहा है? ई मतलब एक्सटेंशन, एफ मतलब फोर्स, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और एक्सटेंशन के आगे एम लिखा हुआ है, एम का मतलब हमारा हो गया मीटर, ठीक है। फोर्स को एन से दिखा रहे हैं और एक्सटेंशन को एम से दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे we can write this another way, F equal to KE, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट किसका होगा? स्प्रिंग का, ठीक है। ये फोर्स अप्लाइड विच इज द ग्रेडियंट एंड यूनिट फॉर ईच स्प्रिंग, ठीक है। हर स्प्रिंग का K अलग होगा, K1 अलग होगा, K2 अलग होगा, क्योंकि हमारे पास मान लो 2 स्प्रिंग है। जरूरी है कि एक स्प्रिंग 50 किलो का वजन झेल पा रही थी, दूसरी स्प्रिंग की 50 किलो का सह पाएगी, बियर कर पाएगी? नहीं ना। तो हर स्प्रिंग का कांस्टेंट अलग होगा, ठीक। उसकी मतलब मजबूती एक तरह से स्प्रिंग की कितनी होती है, हर स्प्रिंग की मजबूती अलग होगी ना। ये उसके लिए लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? y एक्सिस और x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है। फोर्स बढ़ाने पे ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये फोर्स है और ये एक्सटेंशन है। फोर्स बढ़ाने पे एक्सटेंशन बढ़ेगा, ठीक। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज द क्वांटिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स causing the deformation. Stress is an external force acting on an object per unit across sectional area. कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कट करके उसका जो एक सेक्शन निकालेंगे, ठीक, बीच का एक हिस्सा, जैसे ये पेन है, इसको कट करेंगे तो इसके बीच का हिस्सा जो सेक्शन है, ठीक है, उस एक पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगेगा, ठीक। तो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट अक्रॉस, हर यूनिट पे अलग अलग फोर्स लगेगा, ठीक है। इस स्ट्रेस क्या होगा? इज अ क्वांटिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स कॉजिंग द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा? डिफॉर्मेशन के, ठीक है। स्ट्रेस में क्या होता है? किसी चीज़ का रूप बदल जाता है, ठीक, स्ट्रेस लगाने पर। स्ट्रेस क्या होता है? एक तरह का फोर्स होता है, ठीक है। इस क्वांटिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स कॉजिंग द डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो फोर्स डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होगा, जितना फोर्स लगेगा उतना डिफॉर्म होगा, ठीक है। स्ट्रेस इज द लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। तो कि कोई भी मटेरियल उसके हर सेक्शन पे अलग अलग फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसे हम किसी पे स्ट्रेस डालें, कोई मसल्स है,
मसल उस पर स्ट्रेस डालने तो मसल की केवल एक हिस्से पे स्ट्रेस थोड़ी लगेगा, मसल के हर पार्ट पे लगेगा स्ट्रेस ना, खिंचाव पूरी मसल्स पे होगा ना। तो स्ट्रेस किसके बराबर है? फोर्स बटे क्रॉस सेक्शन एरिया F अपॉन ए। स्ट्रेस का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? F अपॉन ए। फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं मेरी। स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन ए, लगने वाला बल और बटे क्या है, कितने एरिया पे बल लग रहा है। स्ट्रेस किसे कहा जाएगा? कितने एरिया पे बल लग रहा है। ठीक, नीचे वाला ये एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसे ए से शो करेंगे। ठीक है, और ये फोर्स हो गया, ठीक, एन से शो कर रहे हैं, एन न्यूटन की वजह से। ठीक, तो स्ट्रेस का फार्मूला है F अपॉन ए। ये भी आगे काम आएगा, इसलिए बता रहे। एक पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला बल किसके बराबर होगा? स्ट्रेस के। स्ट्रेन क्या होगा? इज द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ओरिजिनल लेंथ, लंबाई में बढ़ना। ठीक है, स्ट्रेन किसके बराबर होगा? एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जो किसी मान लो स्प्रिंग था, उसकी एक जो ओरिजिनल फॉर्म थी, लंबाई थी मान लो उसकी L, ठीक है, L थी, ठीक, L1 थी मान लो, ठीक है, लंबाई। उसके बाद उसमें जब एक्सटेंशन होगा, ठीक, तो उसको बोल देंगे L2। तो L1 अपॉन L2, स्ट्रेन बराबर ओरिजिनल लेंथ बटे एक्सटेंशन लेंथ और बटे ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, बढ़ी हुई लंबाई और उसकी जो पहले की लंबाई थी, ठीक है, उसे स्ट्रेन बोलेंगे। अब यहाँ पर आगे यंग मॉड्यूल। यंग मॉड्यूल क्या होता है? किसी भी वस्तु और ऑब्जेक्ट की उसकी कठोरता, ठीक है, कितना वो कठोर है, वो दर्शाती है। यंग मॉड्यूल इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला पता था F अपॉन ए, और स्ट्रेन का फार्मूला पता था L1 अपॉन L2, बढ़ी हुई लंबाई और ओरिजिनल लंबाई। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर यंग मॉड्यूल को ई से शो करेंगे। ठीक है, ये वही इलास्टिसिटी, वो ब्रेकिंग पॉइंट है। ठीक है, स्ट्रेस लगाएंगे और ये स्ट्रेन है, और एक पॉइंट पे ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी लिमिट है, इलास्टिक लिमिट एक लिमिट के बराबर खींचा जाएगा, तो वहाँ पर वो हुक्स का लॉ बताया था ना, वहाँ पर काम करेगा जहाँ पर एक लिमिट होगी, लिमिट से ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते। ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है कांस्टेंट के। तो ये स्ट्रेस का फार्मूला F अपॉन ए हो गया, स्ट्रेन का हो गया एक्सटेंशन अपॉन लेंथ, बढ़ी हुई लंबाई अपॉन ओरिजिनल लेंथ उसकी। ठीक है, और यंग मॉड्यूल क्या हो गया? मैंने बताया था उस पदार्थ की, ऑब्जेक्ट की कठोरता बताती है कितना मजबूत है वो। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या था? F अपॉन ए। देखो F अपॉन ए है ना, ये देखो यंग मॉड्यूल का फार्मूला क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का फार्मूला था F अपॉन ए, ये F और A, देखो यहाँ पर दिख रहा है F और ये बटे A दिख रहा है, और स्ट्रेन का फार्मूला क्या था? एक्सटेंशन अपॉन लेंथ, तो ये लेंथ अपॉन एक्सटेंशन। ठीक है, ये हो गया, ये इसलिए इक्वल टू होगा। ठीक, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, यंग मॉड्यूल से बराबर होगा स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस। यही इतना ही लिखना था, इलास्टिसिटी, स्ट्रेन और स्ट्रेस का फार्मूला पता है क्या आपको? ठीक है, यंग मॉड्यूल का फार्मूला पता चल गया। बस इतना ही था, थोड़ा सा था। ठीक है।